मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की कहानी बहुत ज्यादा क्रूरता भरी हुई है और इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते ये वीडियो आपकी जिंदगी पर एक छाप जरूर छोड़ देगी। इसलिए आप इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। खैर, इस वीडियो को एक लाइक दे दें और प्लीज कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। अमेरिका के ओहायो के पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा कस्बा बसता है जिसका नाम विलशायर है और सन 1989 में कुल 600 लोग थे जो इसे अपना घर बोल रहे थे। ये पूरा गांव गरीबी की मार झेल रहा था। इसमें से ज्यादातर लोग किसान थे या फिर दिहाड़ी मजदूर या फिर कुछ एक जो थे वो छोटी मोटी फैक्ट्रीज में काम करते थे। खैर, उस समय इस गांव को अमेरिका के लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह अपनी जिंदगी काट ही रहे थे। और ऐसा ही एक परिवार इस गांव में बसता था जिसे रोजर्स फैमिली के नाम से जाना जाता था, जिसमें माता जो, पिता हेल और इन दोनों की 2 बेटियां क्रिस्टी और मिशेल। इसमें से माता और पिता की दोनों की ही उम्र 36 साल की थी, जबकि बड़ी बेटी मिशेल की उम्र 17 साल की थी और छोटी लड़की क्रिस्टी की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। इन दोनों बच्चियों के माता पिता यानी कि हेल और जो अपने हाई स्कूल्स में मिले थे और अपनी लव मैरिज करके वो अपनी की जिंदगी किसी तरह काट ही रहे थे। अब परिवार बढ़ने के साथ साथ इन्हें मेहनत भी बहुत करनी थी। अपने फार्म के बलबूते पर इनका परिवार सही से नहीं चल पा रहा था। इसके लिए जो ने रात को नौकरी करने का सोचा और उसने एक छोटी सी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम करने का प्लान किया। किस्मत से दोनों लड़कियां भी स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रही थी और घर आने के बाद वो अपने माता पिता के साथ फार्म में भी काम करवाती। लेकिन सन 1989 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे परिवार की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हेल का एक छोटा भाई जिसका नाम जॉन था वो भी इनके ही फार्म में रखे एक ट्रक के अंदर रहा करता था। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो पिछले 3 सालों से लगातार बड़ी बेटी मिशेल के साथ अभद्र व्यवहार करता रहा था। लेकिन ये बात मिशेल ने किसी से भी बताई नहीं क्योंकि जॉन ने उसे जान से मारने की धमकी दे रखी थी। पर एक दिन ये सब कुछ खुल गया क्योंकि मिशेल की कुछ आपत्तिजनक फोटोज उसके ट्रक में पड़ी हुई पाई गई, जिसके बाद उसे तो बहुत लंबे समय के लिए जेल भेज दिया गया। पर वो जो काम करके गया था वो सच में बहुत घिनौना था। इतना घिनौना कि मिशेल अपने परिवार में से भी किसी को वो सब कुछ नहीं बताना चाहती थी जो उसने पिछले 3 सालों में झेला है। मिशेल के पिता हेल को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी लड़की ने क्या कुछ झेला है और वो भी उसके साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही छोटा सगा भाई था। और अब हेल के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो अपने ही भाई को अब जान से मारना चाहता था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, जॉन तो वैसे ही जेल में बंद था। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी बात यह थी कि मिशेल की दादी यानी कि हेल और जॉन की माता हमेशा जॉन का ही पक्ष ले रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मिशेल झूठ बोल रही है। ये बात सुनकर हेल और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने ये सारी बातें पब्लिक में फैलानी शुरू कर दी। अब इस परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खैर, एक आइडिया आया छुट्टियों पर जाने का। जी हाँ, हेल ने सोचा कि क्यों ना वो अपने परिवार को थोड़े दिन छुट्टियों पर भेज दे जिससे उसकी पत्नी जो और दोनों बेटियां थोड़ा अच्छा महसूस कर सकें। हेल ने कहा कि वो यहीं फार्म पर रुकेगा और तुम तीनों लड़कियां यहां से चले जाओ और कहीं जाकर अच्छे दिन छुट्टियां मना कर आओ। और फाइनली 26 मई 1989 के दिन ये तीनों लड़कियां अपने घर से निकली। उन्होंने रास्ते में भी बहुत सारी जगह घूमने का प्लान बना रखा था। फाइनली 1 जून को फ्लोरिडा पहुंचकर जो ने हेल को एक पत्र भेजा जिसमें उसने कहा कि वो 3 जून तक वापस ओहायो पहुंच जाएंगे। लेकिन 3 जून की वो तारीख आई और चली गई पर ये तीनों लड़कियां अभी तक ओहायो नहीं आई। खैर, अभी तक भी हेल को कोई चिंता नहीं हुई। उसे लगा होगा कि उसकी पत्नी साथ में है और दोनों लड़कियां साथ में हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कुछ दिन और वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए रुक गई होंगी। लेकिन जब उनकी खबर आने वाले कई दिनों तक नहीं मिली तो फाइनली 6 जून के दिन हेल अपने लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने पूरे परिवार के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। शुरुआत में तो पुलिस वाले भी इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत धीरे धीरे चला रहे थे क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि वो लड़कियां हैं, इधर उधर घूमकर वापिस आ जाएंगी। थोड़ा बहुत लेट चलता भी है। पर इसके बाद भी 2 दिन और बीत गए और उन तीनों लड़कियों का कोई पता नहीं था। लेकिन उधर टेम्पा फ्लोरिडा में जिस होटल में ये तीनों लड़कियां रुकी हुई थी उसकी एक मेड ने एक खबर दी। ये तीनों लड़कियां उस होटल के 251 नंबर कमरे में रुकी हुई थी और उस मेड ने नोटिस किया कि उसने ये कमरा कई दिनों से साफ नहीं किया है। और जब वो मेड उस कमरे के अंदर गई तो वो भी देखकर हैरान हो गई क्योंकि वो कमरा पूरी तरह से सेट था। कहीं से भी एक भी चीज अपनी जगह से हिली नहीं हुई थी। उस मेड ने जाकर तुरंत ये बात अपने मैनेजर को बताई और ये बात मैनेजर को भी बहुत अजीब लगी और उसने भी तुरंत पुलिस को फोन कर दिया कि ये कमरा तो उन्हीं तीनों लड़कियों के नाम पर रजिस्टर्ड है जिनकी लापता होने की रिपोर्ट ओहायो में दर्ज की गई है। होटल के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि इन तीनों लड़कियों ने 1 जून के दिन इस होटल में चेक इन किया था, लेकिन उसके बाद से इन तीनों को कभी फिर इस होटल में नहीं देखा गया। जब पुलिस ने इस रूम को खंगाला तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा वहां पड़ा हुआ मिला जिसके अंदर उन तीनों लड़कियों द्वारा खींची गई आखिरी 2 फोटोज मौजूद थी। और कमाल की बात यह थी कि इन दोनों फोटोज को इसी होटल में खींचा गया था। एक फोटो थी जिसमें मिशेल बैठी हुई है और वो अपना सूटकेस खोल रही है जैसे वो उसके अंदर से कुछ सामान निकाल रही हो, और दूसरी फोटो जो थी वो इसी रूम के बालकनी से बाहर का व्यू क्लिक किया गया था। इसके अलावा पुलिस को इस रूम से कुछ और सुराग नहीं मिला, सिर्फ
सिर्फ उन्हें यह पता था कि ये तीनों लड़कियां गायब हैं और इस होटल को ही केंद्र मानते हुए वहां की पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को खंगालना शुरू किया, जिसके कुछ ही समय बाद इस होटल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर जो की गाड़ी खड़ी हुई मिली। कमाल की बात यह थी कि यहाँ भी जो और उसकी बेटियां कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रही थी और जब पुलिस ने इस गाड़ी को खोलकर देखा तो उन्हें वहां पर 2 किताबें पड़ी हुई मिली और इन दोनों ही किताबों पर हाथ से कुछ लिखा गया था। सबसे पहली किताब पर जो लिखा गया था वो तो हैंडराइटिंग जो की थी, जिसमें उसने ये डायरेक्शंस लिखी हुई थी कि उसकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, लेकिन दूसरी किताब पर जो लिखा हुआ था वो हैंडराइटिंग ना ही जो की थी और ना ही उसकी बेटियों की, लेकिन उसमें भी एक डायरेक्शन लिखी गई थी, यानी कि वो डायरेक्शन उस होटल की थी। तो सबसे पहले पुलिस के सामने अब 2 सवाल थे। पहला ये कि ये दूसरा नोट किसने लिखा है और दूसरा ये कि अब उनको अपनी जांच जो कि इस लिखे गए नोट से ही शुरू करनी है और खास तौर पर इस नोट के अंत में लिखे गए कुछ वर्ड्स के साथ जिसमें लिखा था ब्लू विद व्हाइट। खैर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि जब वो यहाँ गाड़ी लेकर पहुंचे होंगे और यहाँ उतरे होंगे तो उन्हें यहाँ कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसका रंग नीला और सफेद होगा। खैर इतनी बड़ी बोटिंग साइट पर कुछ भी ब्लू और व्हाइट हो सकता है, लेकिन आप लोग भी अब तक समझ गए होंगे कि वो ब्लू और व्हाइट एक बोट ही होगी जिस पर ये घूमने यहाँ जाने वाले थे और यहीं से एक दिल दहला देने वाला कनेक्शन पुलिस को मिला। खैर चलते हैं इसे 4 दिन पहले, जब यहाँ के कोस्ट गार्ड को यहाँ से तकरीबन 25 मील दूर समुद्र के अंदर कुछ मिला था, लेकिन तब किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और कोई ये समझ ही नहीं सकता था कि वो चीज जो मिली है वो इन तीनों लड़कियों से भी संबंधित हो सकती है। इस केस को सुलझाने में पूरे 3 सालों का समय लगा। जो, क्रिस्टी और मिशेल के साथ आखिर क्या हुआ था, तो चलिए जानते हैं। 1 जून की सुबह सुबह वो ओरलैंडो से टेम्पा जाने के लिए निकले होंगे और टेम्पा पहुंचकर उन्हें अपना होटल नहीं मिल रहा होगा, इसलिए तीनों लड़कियां गाड़ी से बाहर निकली और निकलकर जो ने अपनी एक किताब उठाई और उस एरिया का वहां मैप बनाने लगी। तभी एक आदमी उनके पास आया जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल की थी, लेकिन दिखने में वो कहीं से भी मारकाट करने वाला नहीं लग रहा था। उसने आते ही जो से कहा होगा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम शायद यहाँ रास्ता भटक गई हो। मैंने तुम्हारी गाड़ी के नंबर प्लेट से पहचाना कि तुम ओहायो से आई हो और यहाँ नई हो। और जो और लड़कियों को अपनी मदद ऑफर की होगी। जो भी इसके लिए राजी हो गई होगी और उसने वहां से उसके होटल का रास्ता पूछा होगा। उस आदमी ने तुरंत उनको होटल के रास्ता बता दिया होगा, जिसके बाद उन तीनों के वहां से जाने से पहले उस आदमी ने उनको ये भी बताया होगा कि वो रात को यहाँ बोटिंग करवाता है और अगर आप चाहो तो रात के समय मेरी बोट पर आ सकते हो, मैं आपको खुले समुद्र में लेकर चलूंगा जहां आप आराम से बैठकर वहां अपना डिनर वगैरह कर सकते हो। ये तीनों लड़कियां पहले ही इस आदमी के व्यवहार से इम्प्रेस्ड थी, इसलिए उन्होंने उसके पास रात के समय जाने के लिए हाँ कर दी होगी। साथ ही वहां से जाने से पहले उस आदमी ने दूसरी किताब पर अपनी बोट की पहचान और अपनी बोट का एड्रेस भी वहां लिख दिया था, जिसके बाद इन तीनों लड़कियों ने उस आदमी का धन्यवाद किया और अपनी गाड़ी उठाकर अपने होटल के लिए आगे निकल गई। जिसके बाद तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे ये लोग होटल पहुंचे, वहां चेक इन किया, जिसके बाद एक बार फिर से उन्हें 7:30 बजे होटल से बाहर जाते हुए देखा गया। वो थोड़ी देर बाद वापस फिर से होटल में आए और शायद अब की बार वो तैयार होने के लिए आई होगी और तभी शायद ये फोटो मिशेल की या तो जो ने या फिर क्रिस्टी ने क्लिक की होगी और उसके बाद जो बाहर के व्यू की फोटो क्लिक की गई है वो भी शायद उसी समय की थी। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां तैयार होकर होटल से निकली, अपनी गाड़ी में बैठी और उसी बोटिंग साइट तक ड्राइव करते हुए चली गई। बोटिंग साइट पर पहुंचते ही उन्होंने नीली और सफेद बोट को देखना शुरू कर दिया और दूर से ही वो आदमी भी इनकी तरफ देखकर अपना हाथ हिला रहा था। अब तक टाइम तकरीबन 8:30 का हो चुका था। ये तीनों लड़कियां बोट पर चढ़ी और वो आदमी ने अपनी बोट से खुले समुद्र के अंदर ले गया। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि उस बोट पर असल में क्या हुआ था ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो पता है वो आपके सामने रख देता हूं। अब खुले समुद्र में जाते ही उस आदमी ने अपना दूसरा रूप दिखाना शुरू कर दिया। जी हाँ, खुले समुद्र में पहुंचते ही उस आदमी ने बारी बारी से इनके साथ बलात्कार किया, उनके हाथ पैर बांधे, मुंह पर टेप लगा दी और उनकी आंखें खुली छोड़ी, क्योंकि वो चाहता था कि ये तीनों लड़कियां वो सब देखें जो वो अब उनके साथ करने वाला है। जिसके बाद वो आदमी अपनी बोट के अंदर वापस गया और वहां से 20-20 किलो के 3 पत्थर उठाकर ले आया और ये पत्थर उसने इन तीनों लड़कियों के सामने रख दिए। इसके बाद उसने 3 बड़ी बड़ी रस्सियां भी उठाई। उसने हर रस्सी का सिरा एक पत्थर से बांधा और उसी रस्सी का दूसरा सिरा इन तीनों लड़कियों के गले में बांधता गया। अब तीनों पत्थर तीनों अलग अलग लड़कियों से बंधे हुए थे। जिसके बाद उसने पहली लड़की को वहां से उठाया और बोट के किनारे पर खड़ा करके उसे वहां से धक्का दे दिया और वो पत्थर भी उसके साथ ही समुद्र में फेंक दिया। हैरानी वाली बात यह थी कि उसके परिवार के बाकी 2 सदस्य ये सब होता हुआ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। पहली लड़की डूब गई और वो वापस ऊपर नहीं आई। जिसके बाद दूसरी महिला को पकड़कर उठाया और वही किनारे पर खड़ा कर उसे भी नीचे धक्का दे दिया, साथ ही उसका पत्थर भी उसके साथ ही चला गया। बेचारी अंतिम लड़की ये सब होता हुआ देख रही थी। उसके सामने ही उसका परिवार के 2 लोग मारे जा चुके थे। खैर उस आदमी ने तीसरी महिला को भी उठाया, नाव के किनारे पर खड़ा किया और उसी तरह धक्का दे दिया और कुछ इस तरह से तीनों लड़कियां पानी में डूबकर मर गई। कमाल की बात यह थी कि उस आदमी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था ये सोचकर कि उसने अभी अभी क्या किया है।
उसने बस अपनी नाव उठाई, वापस घुमाई और किनारे पर चला गया। तब आई 4 जून की तारीख, जब इन तीनों महिलाओं के कत्ल हुए 3 दिन बीत चुके थे। शरीर में पानी भरने की वजह से इन तीनों महिलाओं का शरीर फूल गया था और ऊपर आकर तैरने लगा था। और वही 3 लाशें वहां मौजूद एक कोस्ट गार्ड ने देखी। उसने तुरंत उन लाशों को बाहर निकाला, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो सभी लाशें पूरी तरह से गल और सड़ चुकी थी। हालात इतनी खराब थी कि कोई भी उन लाशों को पहचान नहीं सकता था। जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तब ये सामने आया कि इनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि इन्हें समुद्र में जब फेंका गया था तब वो जिंदा थी। उसके कुछ दिनों बाद जब जो की गाड़ी और उसके अंदर वो नोट्स मिले और पुलिस ने अपना काम शुरू किया, तब पुलिस ने ये कहा कि हमारी थ्योरी के हिसाब से ये महिलाएं जरूर मरने से पहले किसी बोट में सवार थी। और इसी की वजह से पुलिस को वो कनेक्शन मिल गया तीनों महिलाओं का, जिनकी रिपोर्ट ओहायो में लिखवाई गई थी। जब पुलिस ने कनेक्शन बना लिया तब उन्होंने ओहायो में बैठे हेल को कॉल किया और कहा कि वो अपने परिवार वालों के टूथब्रश लेकर फ्लोरिडा आ जाए, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये तीनों लाशें उन्हीं की हैं। जिस आदमी ने इन तीनों महिलाओं का कत्ल किया उसका नाम ओबा चैंडलर था और वो पूरे फ्लोरिडा का एक जाना माना सीरियल किलर माना जाता था। सन 1994 में ओबा पर लगे सभी आरोप साबित हुए, लेकिन उसने ये कभी नहीं माना कि उन तीनों लड़कियों की हत्या उसने की है। तकरीबन 20 सालों तक ओबा को जेल में रखा गया, लेकिन कमाल की बात यह थी कि इन 20 सालों में ओबा से मिलने ना ही उसका कोई दोस्त आया, ना ही परिवार का कोई सदस्य उसके पास आया। और फाइनली 17 नवंबर 2011 के दिन शाम को 4 बजे ओबा को फ्लोरिडा स्टेट जेल में मौत की सजा देने वाले कमरे की तरफ ले जाया गया। और उस दिन स्पेशल हेल को फ्लोरिडा स्टेट रीजन में बुलाया गया था, ताकि वो भी अपने परिवार के हत्यारे को उसकी सजा मिलते हुए अपनी आंखों से देख सके। और फाइनली ओबा के शरीर में लीथल इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे जरूर बताएं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट करण ढिल्लों को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू मिस्टीरियस दुनिया।